नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पॉसिबल रीजन ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश इन इंडिया 2025 के लिए। तो अगर हम पिछले 5 महीनों की बात करें तो साल 1996 से लेकर अब तक मार्केट लगातार जो 5 महीने तक क्रैक्ट हुई है वो अभी तक कभी नहीं हुआ। पिछले 28-29 सालों में लगातार 5 महीने मार्केट क्रैक्ट आज तक नहीं हुई थी और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ऑलमोस्ट एक क्रैश इसे माना जा सकता है। वो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से संभावित कारण हैं जो कि मार्केट क्रैश का कारण हो सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कौन से वो सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी का सेक्टर है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का है और एक और जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल। पिछले साल ये सेक्टर्स जब अपने ग्रोथ पर थे तब किसी ने भी सवाल नहीं उठाया कि इनमें अचानक से इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों है, और इस साल जब यही सेक्टर सबसे ज़्यादा क्रैक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो लोग इनके बारे में बोल रहे हैं कि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं। तो जब मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है, क्रैक्ट होती है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। चलिए आइए हम 5 उन संभावित कारणों की चर्चा करते हैं जिनके कारण मार्केट में ये करेक्शन आया है। तो सबसे पहला जो है वो है ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें क्या कोई स्लो डाउन है या कोई रिसेशन की स्थिति है। कुछ मेजर इकोनॉमी जैसे यूएस, चाइना, यूरोप, अगर हम इनकी बात करें तो क्या इनमें रिसेशन आया हुआ है, स्लो डाउन आया हुआ है। अगर यूएस की इकोनॉमी की बात करें जाए तो वहाँ तो रिसेशन जैसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ चाइना की मार्केट तो वैसे भी ऊपर जा रही है, वहाँ भी अभी फिलहाल ऐसा कोई स्लो डाउन रिसेशन जैसी स्थिति नहीं है। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी होनी चाहिए वो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। यानी तो कुछ ग्रोथ के हैं पहलू जहाँ पर अभी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ उनकी स्लो डाउन है, फ्यूचर को लेकर चिंताएं हैं बहुत से सेक्टर्स में। तो क्या ये एक संभावित कारण हो सकता है स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आ रहा है, यानी जो इंडियन स्टॉक मार्केट उससे प्रभावित हो रही है 2025 में। समहाउ ये थोड़ा बहुत एक कारण हो सकता है, क्योंकि आज हम संभावित कारणों पर बात कर रहे हैं। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन है, रिसेशन का जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा लेट्स से मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण जो कि इस समय बहुत से इन्वेस्टर्स को और बहुत से एक्सपर्ट को लगता है कि ये कारण हो सकता है, वो है टैरिफ वार। टैरिफ वार चला हुआ है यूएस के साथ अलग अलग कंट्रीज का। तो जब भी किन्हीं देशों के बीच ट्रेड टेंशन होती है, यानी जैसे यूएस ने अभी कनाडा पे, मैक्सिको पे टैरिफ लगाया है, इसके साथ साथ भारत पे अभी कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगाया, बट रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की जा चुकी है। रेसिप्रोकल टैरिफ होता है लेट्स से कि यूएस और इंडिया के बीच चीज़ों को लेकर, सर्विस को, गुड्स को लेकर आदान प्रदान होता रहता है, यानी आयात निर्यात होता रहता है। तो जो इम्पोर्ट टैक्स होता है, इम्पोर्ट टैक्स वो भारत लेता है। लेट्स से ये है इंडिया और ये है यूएस। तो यूएस से जब कोई चीज़ भारत आती है तो उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगाता है भारत, टैरिफ लगाता है, लेट्स से 25% का टैरिफ लगाता है, तो वो चीज़ हो जाती है 125 रुपए की। तो अब यूएस ने क्या किया है कि वो उसने कहा है कि अगर भारत उनके कुछ जो सर्विस एंड प्रोडक्ट्स पर उस पर टैक्स लगाएगा तो उतना ही टैरिफ वो इंडिया पे लगाएगा। यानी इंडिया से जो चीज़ अब 100 रुपए की जाती थी अब वो वहाँ पर 125 रुपए की जाएगी, यानी सेम टैरिफ यूएस लगाएगा। तो टैरिफ कोई भी कंट्रीज क्यों लगाते हैं? टैरिफ या कहेगी रेसिप्रोकल टैरिफ के अंतर्गत जो कोई भी एक देश होता है वो चाहता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो स्टेबल रहे, उस पर जो फॉरेन जो इंडस्ट्री है उसका कब्जा ना हो, क्योंकि दूसरे देश से वो अपना सामान हमारे देश में बेच रहे हैं। और इससे एक वार्ता का जो टेबल है, बातचीत का, नेगोशिएशन का, वो भी
खुला रहता है, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए भी सरकारें टैरिफ लगाती हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, जब भी ऐसे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाते हैं, यानी एक चीज से एक देश से जो चीज 100 रुपए की आई है दूसरे देश पहुंचकर वो 125 की हो जाती है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो मेन नुकसान होता है वो कस्टमर्स का होता है। आपको दो देशों के बीच चल रही इस तनातनी का ज्यादा हर्जाना चुकाना पड़ता है, क्योंकि आपको उस चीज के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इंडिया के लोग भी उसके लिए 125 देंगे और यूएस के लोग भी सेम चीज के लिए 125 रुपए देंगे। दूसरा, जब बहुत लंबे समय तक अलग अलग देशों के बीच ये रेसिप्रोकल टैरिफ यानी ट्रेड टेंशन चलती रहती है, तो इससे जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ स्लो डाउन होने की आशंका रहती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि फिलहाल जो मार्केट में गिरावट आई है उसका एक कारण है ये जो ट्रेड टेंशन चल रही है, जो टैरिफ वार चल रहा है भारत और दूसरे देशों के बीच, ऑलमोस्ट यूएस और दूसरे देशों के बीच, वो एक कारण हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो वो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो भारत में लगातार पिछले कुछ महीनों से हो रही सेलिंग है। अगर हम साल 2025 की ही बात करें तो FIIs द्वारा भारत से करीबन 1 लाख करोड़ रुपए मतलब निकाल दिए गए हैं। और FIIs ये जो फंड्स हैं जो भारत से निकाल रहे हैं, ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? कोई भी जब फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंट्री से पैसा निकालता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि FIIs को ये लग रहा है कि उस देश में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कहीं दूसरी जगह अभी इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिलहाल भारत से FIIs पैसा निकालकर चाइना की मार्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि चाइना की मार्केट में उन्हें फिलहाल ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो FIIs की जो सेलिंग है वो एक रीजन हो सकती है मार्केट के करेक्ट होने का, मार्केट के गिरने का भारत के अंदर। चौथा और एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्या भारत के अंदर जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है और जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ी हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं। भारत में जहां RBI ने बताया है कि जो इन्फ्लेशन रेट हो पिछले दिसंबर की तुलना में अभी तो 5 से भी कम आ गई हैं। किसी भी देश में अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट का बहुत जल्दी बढ़ना और बहुत जल्दी घटना तो अच्छी बात नहीं है, वो एक संतुलित मात्रा में घटे और बढ़े वही सही है। तो इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ रही। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है, RBI ने कुछ दिन पहले ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट्स हैं वो 25 बेसिस पॉइंट घटाई हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो रही है। यानी अब आप लोन वगैरह लेते हैं तो उसकी जो EMI है वो पहले से सस्ती होगी, और आने वाले समय में भी RBI द्वारा जो इंटरेस्ट रेट हैं उन्हें कम किया जा सकता है। फेड ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट को घटा दिया था। तो ये तो कारण हो नहीं सकता, ना इंटरेस्ट रेट ना ही इन्फ्लेशन। इसके साथ साथ पांचवा और जो आखिरी संभावित कारण हो सकता है वो है जियोलॉजिकल टेंशंस या कोई फ्रॉड या स्कैम। जो जियोलॉजिकल टेंशंस हैं, यानी जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, और हमास और इजराइल के बीच जो वॉर चल रहा था, ये सारी चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। अभी जो ताज़ा तरीन जो US प्रेसिडेंट और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनके बीच जो वार्ता हुई वहाँ पर एक तीखी बहस हुई। US प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप युद्ध को बंद कर दीजिए, युद्ध विराम का ऐलान कर दीजिए, लेकिन जेलेंस्की अपने हिसाब से युद्ध विराम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें ऐसा ट्रंप को कहा। ये जो बहस थी बहुत तीखी थी और मीडिया पर लाइव थी बिल्कुल। US प्रेसिडेंट्स ने ये भी कहा कि हमने आपकी मदद की है, और इस पर जेलेंस्की ने कहा कि हम आपकी इस मदद के लिए आपका आभार मानते हैं। लेकिन फिर भी जो पूरी मीटिंग थी वो बिना किसी मतलब नतीजे पर पहुंचे रही, और जेलेंस्की उस मीटिंग के बाद से व्हाइट हाउस से बाहर चले गए थे। तो इस चीज़ ने भी आने वाले समय में मार्केट के अंदर और ज़्यादा गंभीरता आ सकती है। इंडियन मार्केट पर इसका इफेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ी सी हवा दे दी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि
जेफरीज यानी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या जो अथॉरिटीज़ है वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जैसे जेफरीज मानता है कि मार्केट में जो ये गिरावट है ये फंडामेंटल नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल है, कुछ समय के लिए है, मार्केट में एक करेक्शन आया हुआ है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि मार्केट में इतना ज़्यादा करेक्शन आया जाए और जिसे क्रैश का नाम दिया जाए। कुछ समय बाद ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये थी वे 5 बातें, वो संभावित 5 पॉइंट जिनके कारण मार्केट में क्रैश आ सकता है। अगर हम बात करें तो ये जो वीडियो है ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई। हम यहाँ पर किसी को बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ हमने हमारा इस पर व्यू रखा है। मार्केट में क्यों गिरावट आई हुई है, क्योंकि जो डेटा है वो तो यही बता रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। जैसे SIP का जो स्टॉपेज रेशो है वो 109% बढ़ गया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पुरानी जो SIP थी वो सारी इस समय मैच्योर हो रही हैं और फिलहाल जो मार्केट गिरी हुई है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स का जो हाल है वो बहुत बुरा है। वो पिछले 6 महीने की अगर उनकी गिरावट की बात की जाए वो 25% से भी ज़्यादा है। तो लोग ये सोच रहे हैं इस समय में SIP करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारा जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है ये इसी कारण है कि मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट है, ऐसे समय में हम SIP करें या ना करें। तो आज की वीडियो इन्हीं 5 संभावित पॉइंट्स पर थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसका नाम है हर्ड मेंटालिटी, यानी मार्केट कैसे एक भीड़ चाल का पीछा करती है, भीड़ के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेती है, वो क्या होता है। उसके लिए हमने चैनल पर एक वीडियो बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो आप नीचे बता सकते हैं कि आपको कौन सा संभावित कारण लग सकता है कि मार्केट अभी और ज़्यादा करेक्ट हो सकती है, या मार्केट में जो करेक्शन है यानी मार्केट अपना सपोर्ट लेवल टच कर लिया और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।